नमस्कार दोस्तों, आज हम जीएसटी रिटर्न्स के बारे में चर्चा करेंगे। जीएसटी रिटर्न्स के बारे में चर्चा करने से पहले हम ये जान लेंगे कि जीएसटी है क्या। मॉडल जीएसटी लॉ के अनुसार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जानी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या, इसके सेटअप से संबंधित नियम क्या है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि रिटर्न फाइलिंग करने के उद्देश्य से मॉडल जीएसटी लॉ के अनुसार टैक्स पेयर्स की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, किस कैटेगरी के टैक्स पेयर को कौन से फॉर्म में रिटर्न फाइल करना है। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है और रिटर्न फाइल करने की प्रोसेस क्या है। साथ ही साथ हम यह भी डिस्कस करेंगे कि यदि रिटर्न फाइल करने से संबंधित कोई और प्रोविजंस हैं जो मॉडल जीएसटी लॉ में दिए गए हैं तो वो क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है क्या। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्सेस है और यह वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला टैक्स है। चूंकि यह वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला टैक्स है, इसलिए ये वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में जुड़ करके अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचेगा। मीन्स उस वस्तु या सेवा का उपभोग जो अंतिम उपभोक्ता करेगा उसको इसका भार वहन करना पड़ेगा। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम ये जानते हैं कि भारत में टैक्सेशन का वर्तमान सिस्टम क्या है। वर्तमान में हमारे यहाँ मुख्यतः टैक्सेस दो लेवल्स पे लगाए जाते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाने वाले टैक्सेस जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाने वाले टैक्सेस जैसे वैल्यू एडेड टैक्स या एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स एटसेट्रा। जो टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है उन टैक्सेस में तो पूरे भारत में रेट ऑफ टैक्स सेम होती है। जैसे सर्विस टैक्स है वर्तमान में 15% है, तो चाहे वो मध्य प्रदेश का व्यापारी हो तो 15%, अगर वो राजस्थान का व्यापारी है, गुजरात का व्यापारी है तो 15% की दर कर लगेगी। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाने वाले टैक्सेस की, तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जनरली वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता है जो लगभग सभी राज्यों में प्रचलित है। वैल्यू एडेड टैक्स के अंदर जो एक बड़ी विसंगति है वो ये है कि किसी एक वस्तु पर मध्य प्रदेश में तो 15% की दर से कर लगाया जा रहा है, लेकिन राजस्थान में अगर हम बात करें तो उस वस्तु पर 5% की दर से कर है। गुजरात में बात करते हैं तो उसी वस्तु पर 4% की दर है। अलग अलग टैक्स रेट होने के कारण विभिन्न राज्य के व्यापारी आपस में व्यापार करने में कई प्रकार की परेशानियां आती है। जैसे जिस सामान पर मध्य प्रदेश में 15% टैक्स है और राजस्थान में 5% टैक्स है, वहां पर व्यक्ति मध्य प्रदेश से न खरीदते हुए उपभोक्ता राजस्थान से सामान खरीदना पसंद करता है। इस विसंगति को दूर करने के लिए और वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और इसके लागू होने के संभावित दिनांक 1 जुलाई 2017 है। जिस प्रकार से अभी दो लेवल पर टैक्सेशन हमारे यहाँ किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, जीएसटी में भी उस चीज का ध्यान रखा गया है। मीन्स जीएसटी दो हिस्सों में लगाया जाएगा। एक होगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाने वाला गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिससे कॉमनली सीजीएसटी के नाम से जाना जाएगा, और दूसरा होगा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाने वाला गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे एसजीएसटी के नाम से जाना जाएगा। यदि हमारे व्यापार में क्रेता और विक्रेता एक ही राज्य में उपलब्ध है, जैसे अगर इंदौर का कोई व्यापारी है और वह उज्जैन के किसी व्यापारी को माल बेचता है, तो इस परिस्थिति में दोनों ही प्रकार के जीएसटी मीन्स सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाने होंगे हमें बिल में।
और अगर हम अंतरराज्यीय व्यापार कर रहे हैं, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, मीन्स मध्य प्रदेश का व्यापारी है जो माल बेचता है, गुजरात का व्यापारी है जो माल खरीदता है, तो इस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी की जगह पर हमें इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स या आईजीएसटी लगाना होगा। अब हम इन शॉर्ट अगर समझना चाहें तो जो हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के टैक्सेस लगते थे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी या स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, उन सबको सम अप करके ये एक ही प्रकार का टैक्स लगाया जा रहा है, जीएसटी, इसलिए इसे वन नेशन वन टैक्स नाम दिया गया है। तो अभी तक जो राज्य सरकार द्वारा विभिन्न इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स, वेट, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एटसेट्रा, इन सब को खत्म करके एक ही प्रकार का कर लगाया जाएगा जो है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या एसजीएसटी। इसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो दो कर मुख्य रूप से लगाए जाते हैं, एक्साइज ड्यूटी और सर्विसेज टैक्स, उसकी जगह पर एक ही कर लगेगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या सीजीएसटी। इसी प्रकार से अभी तक हम लोग जो अंतरराज्यीय या इंटर स्टेट बिजनेस करते हैं उसमें सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाया जाता है। अब सेंट्रल सेल्स टैक्स की जगह पर आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स चार्ज किया जाना है। अब हम समझते हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स मॉडल लॉ के अनुसार जीएसटी की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जानी है। तो जीएसटी की कैलकुलेशन में कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जिस प्रकार से अभी हम वैल्यू एडेड टैक्स में कैलकुलेशन करते हैं टैक्स की, उसी प्रकार से टैक्स कैलकुलेशन का तरीका वही है। अभी हम लोग माल खरीदते वक्त जो माल पर टैक्स देते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, या सर्विसेज का उपयोग करते वक्त जो सर्विस टैक्स देते हैं, उस पर जो टैक्स हमने भुगतान किया है क्रय करते वक्त, वो इनपुट टैक्स रिबेट के नाम से जाना जाता है, जो मॉडल जीएसटी लॉ के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से जाना जाएगा। मीन्स हम जो भी वस्तुओं का परचेस करेंगे या सर्विसेज हायर करेंगे, इस केस में हमें जो टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, वो टैक्स का पेमेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से जाना जाएगा। यहां पर एक तथ्य ध्यान रखने लायक है कि जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की कि अगर हम एक ही राज्य में व्यापार करते हैं तो हमें प्रत्येक बिल में सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही लगाने होंगे, और अगर इंटर स्टेट बिजनेस किया जाता है तो उस परिस्थिति में आईजीएसटी लगाना होगा। अगर खरीदी के वक्त हमने एसजीएसटी या सीजीएसटी का भुगतान किया है तो उस परिस्थिति में इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो उसके हिसाब से ही रिकॉर्ड की जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर एसजीएसटी का भुगतान किया गया है, मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का भुगतान किया गया है, तो जो आईटीसी है वो कहलाएगी एसजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी। इसी प्रकार से जो सीजीएसटी का पेमेंट किया गया है वो कहलाएगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट। और अगर हमने इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कोई किया है और आईजीएसटी का पेमेंट किया है, मीन्स हमने अगर मान लो गुजरात के व्यापारी से इंदौर के व्यापारी ने कोई माल खरीदा है तो उस पर गुजरात के व्यापारी ने
इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स चार्ज किया होगा तो इसको रिकॉर्ड करेंगे हम IGST ITC के नाम से। अब हम कैलकुलेशन पे आते हैं तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए हमने कोई ऐसा माल खरीदा जिसकी कीमत है 1000 रुपए और इस पर टैक्स की रेट है 18%, अर्थात 9% CGST और 9% SGST। इस परिस्थिति में अगर इंदौर का एक व्यापारी इंदौर के ही दूसरे व्यापारी को माल बेच रहा है या सीधे उपभोक्ता को माल बेच रहा है और उसकी कीमत 1000 रुपए है तो 9% की दर से SGST लगाया जाएगा, मतलब 90 रुपए, और 9% की दर से CGST लगाया जाएगा, मतलब 90 रुपए। इस प्रकार से कुल बिल की राशि हो जाएगी 1180 रुपए। अब मान लीजिए वही व्यक्ति उस माल को आगे 1200 रुपए में बेचता है। उस परिस्थिति में 1200 रुपए पर 9% की दर से SGST लगाया जाएगा, मतलब 108 रुपए, और 9% की दर से CGST लगाया जाएगा, मतलब फिर से 108 रुपए। तो कुल बिल राशि होगी 1416 रुपए। अब हम देखते हैं कि हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। हमने जो माल बेचा है उस पर हमें देना है 108 रुपए का SGST और 108 रुपए का CGST, अर्थात कुल 216 रुपए। और यही माल हमने जब खरीदा था तब हमने कर का भुगतान किया था, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से रखा हुआ है, 90 रुपए SGST और 90 रुपए CGST। तो कुल हमारा कर दायित्व है 108 रुपए SGST, जिसमें से 90 रुपए SGST ITC अवेलेबल है, अर्थात 18 रुपए हमें और भुगतान करने होंगे। उसी प्रकार से जो 108 रुपए के CGST ग्रॉस लायबिलिटी है उसमें से CGST 90 रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने सेट ऑफ की, तो बाकी जो 18 रुपए हमारे बचे वो हमें भुगतान करने होंगे। कुल मिलाकर हमें 36 रुपीस का भुगतान करना होगा। अगर हम देखें तो हमने इसमें हमारा प्रॉफिट जो है वो 200 रुपए का ऐड किया है और 200 रुपए पर 18% की दर से जो टैक्स अमाउंट बनती है वह 36 रुपीस ही होती है। अब हम समझते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने अलग अलग हेड में क्यों रिकॉर्ड किया। मीन्स अगर हमने SGST का भुगतान किया है तो वो SGST ITC के नाम से रिकॉर्ड किया, अगर IGST का भुगतान किया है तो IGST ITC के नाम से। ये इसलिए किया जा रहा है कि जो मॉडल GST लॉ में प्रावधान दिया गया है उसके अनुसार मीन्स अगर हमने कोई माल खरीदा है और उस पर CGST का पेमेंट हमने किया है और अगर हमारा अब दायित्व SGST पेमेंट करने का आ रहा है तो उस केस में हम आपस में इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, हमें उसे अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। इसके रूल्स अगर हम इन शॉर्ट जानना चाहें तो अगर हमने SGST या स्टेट गवर्नमेंट के गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पेमेंट किया है तो उसका सेट ऑफ पहले हम SGST से ही करेंगे, उसके बाद अगर बैलेंस बच जाता है तो IGST से किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का हमने कर दायित्व है उससे सेट ऑफ CGST ITC का ही किया जा सकेगा। उसके बाद भी अगर CGST ITC अगर बच जाता है तो उसका सेट ऑफ जो है वो IGST से हम कर सकते हैं। और अगर IGST का पेमेंट किया है मीन्स हमारी पूरी खरीदी एक राज्य के बाहर से होती है अर्थात दूसरे राज्य से होती है, जैसे हम इंदौर में बैठे हैं और हमें सारी परचेसेस महाराष्ट्र से करनी पड़ती है, तो इस केस में हम भुगतान तो IGST का कर रहे हैं। लेकिन अगर सेल हमारी लोकल भी है, मध्य प्रदेश के व्यापारी को सेल भी है, तो उस केस में हम सेल बिल पर चार्ज करेंगे CGST और SGST, जबकि खरीदी पर जो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला है वो है IGST ITC। तो IGST
आईटीसी का सेट ऑफ हम एसजीएसटी या सीजीएसटी की लायबिलिटी से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सीजीएसटी की लायबिलिटी का सेट ऑफ एसजीएसटी के आईटीसी से करना चाहें या एसजीएसटी का आईटीसी का सेट ऑफ हम सीजीएसटी की लायबिलिटी से करना चाहें, वाइसा वर्सा, दोनों ही नहीं किया जा सकेगा। ये मॉडल टैक्स लॉ के हिसाब से। अब हम बात करते हैं टैक्स पेयर की कैटेगरीज। मॉडल जीएसटी लॉ के अनुसार टैक्स रिटर्न फाइलिंग पर्पसेस से टैक्स पेयर्स की कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक है सामान्य करदाता, जो सामान्य व्यवसायी है वो सामान्य करदाता की श्रेणी में रखा गया है, और सामान्य करदाता को मासिक रूप से 3 रिटर्न भरने होंगे, या यूं कहें कि रिटर्न फॉर्म एक ही भरना होगा और 2 रिटर्न फॉर्म जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे। जो उसको रिटर्न फॉर्म भरने हैं उसको नाम दिया गया है जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3। ये मासिक तौर पे भरने होंगे, और एक एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा जो जीएसटीआर 9 फॉर्म में भरना होगा। इसी प्रकार से कुछ डीलर ऐसे हैं जो कंपाउंडिंग डीलर कहलाते हैं, या जिन्होंने कंपोजिशन की स्कीम आपकी है। कंपोजिशन की स्कीम है क्या? कंपोजिशन मीन्स या कंपाउंडिंग का मतलब यह है कि जो छोटे व्यापारी हैं जिनका बिजनेस रिटेल का ज्यादा है, होलसेल का कम है, उस परिस्थिति में न उनका टर्नओवर बहुत ज्यादा है, न वो मासिक रूप से मंथली रिटर्न्स फाइल करने की टेंशन लेना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कंपाउंडिंग के प्रावधान मॉडल जीएसटी लॉ के तहत दिए गए हैं, जिसके अनुसार यदि कोई व्यापारी छोटा है, खुदरा व्यापारी है, रिटेल ट्रेडर्स है, या मिडिल लेवल का होलसेलर है, तो इस परिस्थिति में अगर उसका टर्नओवर 50 लाख रुपए या उससे कम है तो वो कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई करके कंपाउंडिंग ले सकता है। कंपाउंडिंग लेने के केस में उसको जो है वो एक निर्धारित प्रतिशत से, जो कि 1 से 2.5% के बीच में संभावित है, कर का भुगतान करना होगा। उसको किसी प्रकार का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। जितना भी वो विक्रय करता है, सेल करता है, उसका 1 से 2.5% जो भी सरकार निश्चित करेगी उस दर से कर का भुगतान करके वो बाकी सब प्रक्रियाओं से मुक्ति पा सकता है। तो ऐसे कंपाउंडिंग डीलर्स को क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होंगे, और ये क्वार्टरली रिटर्न जीएसटीआर 4 फॉर्म में फाइल किया जाएगा, और साथ ही एक एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा जो कि फॉर्म जीएसटीआर 9A में सबमिट करना होगा। इसके साथ ही एक कैटेगरी और है, दैट इज नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर या फॉरेन सप्लायर्स, जो इंडिया के परमानेंट सप्लायर नहीं है, इंडिया में परमानेंटली नहीं रहते हैं, फॉरेन में हैं और यहां आकर के कुछ सप्लाईज करते हैं। तो उन लोगों को भी नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर के रूप में रजिस्टर कराना होगा, और वो लोग जो रिटर्न फाइल करेंगे वो जीएसटीआर 5 में फाइल होगा। इसी प्रकार से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी टैक्स पेयर्स की एक कैटेगरी और है, उन लोगों को अपना फॉर्म जीएसटीआर 6 में रिटर्न फाइल करना होगा। इसी प्रकार से ऐसे टैक्स पेयर्स जो टीडीएस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मीन्स परचेज बिल का पेमेंट करने से पहले उसमें से टीडीएस काटेंगे। मॉडल जीएसटी लॉ के अनुसार राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सरकारी निगम, निकाय या ऐसी संस्थाएं जो अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा की खरीदी करती हैं तो उनको 5 लाख रुपए से ज्यादा की खरीदी करने पर एक निश्चित प्रतिशत से प्री डिसाइडेड रेट से टीडीएस काटना होगा सप्लायर का, और टीडीएस काट करके उनको टीडीएस रिटर्न्स फाइल करने होंगे जो जीएसटीआर 7 फॉर्म में फाइल किए जाएंगे। ये भी मंथली रूप से फाइल करने होंगे। इसके अलावा
टीसीएस के भी प्रावधान मॉडल जीएसटी लॉ में किए गए हैं और उसकी कैटेगरी बनाई गई है टीसीएस टैक्स पेयर। जैसे कि ई कॉमर्स कंपनीज हैं, ऑनलाइन सेल करने वाले हैं, उन लोगों को माल सेल करते वक्त टीसीएस कलेक्शन करना पड़ेगा, टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा माल की कीमत के साथ। तो उनको जो रिटर्न फाइल करना है वो जीएसटीआर 8 में फाइल करना है। तो इस प्रकार से कुल हमारे पास 6 करदाता की कैटेगरीज हैं और उनके लिए जीएसटीआर 1 से लेकर के जीएसटीआर 8 तक दिए गए हैं, जो एक फ्रीक्वेंसी पर रिटर्न फाइल करने होंगे। और इसके अलावा जनरल बिजनेसमैन, सामान्य करदाता और कंपाउंडिंग डीलर, उन लोगों को वार्षिक रिटर्न भी फाइल करने होंगे। यहां पर एक चीज जो नोट करने लायक है, जो समझने लायक है, कि यदि किसी टैक्स पेयर का या किसी संस्था का, किसी बिजनेस हाउस का एक से ज्यादा कैटेगरी के अंदर रजिस्ट्रेशन है, तो उसको हर कैटेगरी के लिए रिटर्न फाइल करने होंगे। और यदि ऐसे टैक्स पेयर का एक से ज्यादा प्लेसेस पर बिजनेस है, तो हर प्लेस के लिए भी अलग से रिटर्न फाइल करना हो। तो यहां पर थोड़ा सा कंप्लायंस संबंधी रिक्वायरमेंट काफी हैवी है, इसलिए आपको अप टू डेट रहना जरूरी होगा। अब हम देखते हैं कि जीएसटी रिटर्न्स कौन कौन से फाइल किए जाने हैं, वो कब कब फाइल किए जाने हैं। सबसे पहला जो फॉर्म फाइल किया जाना है सामान्य टैक्स पेयर द्वारा, वो है जीएसटीआर 1 फॉर्म, जिसमें वो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स देंगे और यह मंथ खत्म होने के अगले माह की 10 तारीख तक, मीन्स अगर हमने कोई व्यापार अगस्त 2016 में किया है तो उसका रिटर्न हमें 10 सितंबर 2016 तक फाइल करना होगा, जो जीएसटीआर 1 में फाइल किया जाएगा। यहां पर एक चीज जो ध्यान देने लायक है वो ये है कि जैसे एक्साइज ड्यूटी अभी तक प्रोडक्शन पे लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स गुड्स के सेल पर लगता है, लेकिन जीएसटी जो है वो इन दोनों स्थितियों को छोड़ करके सप्लाई पर लगेगा। सप्लाई मीन्स सामान्य तौर पर हम उसको सेल ही मान सकते हैं, लेकिन सप्लाई की परिभाषा बहुत अलग है और उसके लिए हमें अलग से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस पर चर्चा करने की कोशिश करूंगा। पहला फॉर्म जो भरेगा नॉर्मल टैक्स पेयर, वो है जीएसटीआर 1, जिसमें आउटवर्ड सप्लाई से संबंधित डिटेल दी जाएगी और यह नेक्स्ट मंथ की 10th से पहले भरना है। उसके बाद दूसरा फॉर्म जो नॉर्मल टैक्स पेयर को फाइल करना है रिटर्न फॉर्म, वो है जीएसटीआर 2, जिसको बेसिकली फाइल न करते हुए जनरेट करना है। जैसे अभी वर्तमान में हम फॉर्म नंबर 26AS जनरेट करते हैं, जितना भी हमारा इनकम टैक्स लोगों ने काटा है उसके लिए हम 26AS जनरेट कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि किसने हमारा रिटर्न काटा। उसी प्रकार से प्रत्येक सामान्य रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को हर माह 15 तारीख तक, 15th मिड ऑफ द मंथ तक जीएसटीआर 2 जनरेट करना होगा और इस जीएसटीआर 2 के अंदर जो उसने खरीदी की है या जो उसका टीडीएस कटा है उससे संबंधित डिटेल्स हमें उपलब्ध होंगे। तीसरा रिटर्न जो फाइल किया जाना है नॉर्मल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर द्वारा, वो है जीएसटीआर 3 फॉर्म। जीएसटीआर 3 फॉर्म कोई अलग से रिटर्न नहीं है, यह तो जीएसटीआर 1 में जो हमने आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल दी है उस पर जो हमारी टैक्स लायबिलिटी बनी है, या जीएसटीआर 2 जो हमने जनरेट किया है उस पर जो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल्स मिली है, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमें पे करना होगा और उसके लिए हमें डिफरेंस जनरेट करने के लिए, मीन्स हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी क्या है उसको जनरेट करने के लिए और पेमेंट से संबंधित डिटेल डालने के लिए हमें जीएसटीआर 3 फाइल करना होगा।
इसके अलावा जो कंपाउंडिंग डीलर्स हैं उन लोगों को एक ही फॉर्म फाइल करना है क्वार्टरली बेसिस पे, और वो है GSTR 4। चूंकि कंपाउंडिंग डीलर्स को किसी प्रकार की इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलनी नहीं है, तो GSTR 2 जिस तरीके से नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए उस तरीके से इनके लिए उसकी आवश्यकता ही नहीं है। जो GSTR फाइल करना है नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर द्वारा वो है GSTR 5, और वो नेक्स्ट मंथ की 28 या 20 तारीख तक फाइल किया जाना है। सामान्य तौर पर जो फॉरेन सप्लायर है, फॉरेन नॉन रेसिडेंट सप्लायर्स जिसे हम कह रहे हैं, वो नॉन रेसिडेंट सप्लायर्स अगर कंटिन्यूअस बेसिस पे अपना रजिस्ट्रेशन रखते हैं तो नेक्स्ट मंथ की 20 तक करना है। लेकिन चूंकि उनको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के केस में जिस दिन रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है उस दिन के बाद 7वें दिन तक उनको अपना रिटर्न फाइल करना होगा GSTR 5 फॉर्म में। अर्थात यदि किसी को टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन 1 माह से ज्यादा समय के लिए मिला है तो उस परिस्थिति में जो माह बीतेगा उसके लिए नेक्स्ट मंथ की 28 तक, और यदि रजिस्ट्रेशन उसका खत्म हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, तो एक्सपायर होने के 7 दिनों के अंदर उसको फाइल करना होगा। जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्हें GSTR 6 में रिटर्न फाइल करना है, और ये नेक्स्ट मंथ की 13th तक फाइल किया जाना है। जो लोग TDS के लिए लायबल हैं, मीन्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट्स खुद, लोकल अथॉरिटीज या अन्य जो प्रेस्क्राइब कर दिए जाएं, उन्हें GSTR 7 में अपना रिटर्न फाइल करना है, और यह भी नेक्स्ट मंथ की 10th तक फाइल करना है। इसी प्रकार से जो ई-कॉमर्स कंपनीज हैं उनको GSTR 8 में अपना रिटर्न फाइल करना है, TCS रिटर्न्स, और वो भी नेक्स्ट मंथ की 10th तक फाइल किया जाना है। तो ये तो सामान्य रिटर्न है जो कंपाउंडिंग डीलर्स को छोड़ करके बाकी सभी को मंथली बेसिस पे फाइल करना है। इसके अलावा जो नॉर्मल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं उनको एक एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा, और वो एनुअल रिटर्न जो है फॉर्म 9 में जाएगा। यदि नॉर्मल टैक्स पेयर का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है, लेस देन 1 करोड़ है, तो उस परिस्थिति में उसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 31 दिसंबर, मीन्स अगर हमारा 16-17 पहला फाइनेंशियल ईयर है तो 31 दिसंबर ऑफ 2017 वुड बी द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न। और यदि नॉर्मल टैक्स पेयर का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो इस परिस्थिति में उस टैक्स पेयर को ऑडिट करवाना होगा, और ऑडिट करवाने के बाद GSTR 9B फॉर्म में उसका रिटर्न फाइल किया जाएगा। इसके लिए लास्ट डेट अभी कोई मॉडल GST लॉ में प्रेस्क्राइब नहीं की है, तो यह संभावित है कि जब GST लॉ फाइनल आएगा, फाइनल ड्राफ्ट, उसमें इसके लिए भी लास्ट डेट मेंशन कर दी जाएगी। जो कंपाउंडिंग डीलर है, अर्थात ऐसे डीलर्स जिनका टर्नओवर 50 लाख रुपए से कम है और उन्होंने कंपाउंडिंग की स्कीम ऑप्ट की हुई है, ऐसे डीलर को GSTR 9A में अपना रिटर्न फाइल करना होगा। ये 9 रिटर्न्स GSTR 1 से लेके 8 तक जो मंथली फाइल किए जाने हैं या क्वार्टरली एज द केस में भी, GSTR 9A, 9B और 9 वो भी सिचुएशंस हम डिस्कस कर चुके हैं। एक फॉर्म और है, दैट इज GSTR 10। यदि किसी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ने, पंजीकृत करदाता ने अपना GST रजिस्ट्रेशन सरेंडर किया है या उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है, तो उस परिस्थिति में उसको
अपना रिटर्न जीएसटीआर जो फाइनल रिटर्न होगा, जो लास्ट रिटर्न होगा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद, वो जीएसटीआर 10 में फाइल करना होगा। और इसको फाइल करने की जो समय अवधि दी है वो कैंसलेशन या सरेंडर की डेट से 3 महीने या जो उसको कैंसलेशन का ऑर्डर मिला है उससे 3 महीने, दोनों में जो बाद में। अब हम समझते हैं जीएसटीआर रिटर्न फाइल करने की प्रोसेस क्या है। व्हाट इज द प्रोसेस टू फाइल द जीएसटीआर रिटर्न। ये हम 3 स्टेप में समझते हैं। पहली स्टेप जो है वो है कि जितना भी हम लोगों ने सेल किया है, जितना भी सप्लाई किया है, उसकी डिटेल जीएसटीआर 1 फॉर्म में फाइल की जाएगी। और यह डिटेल जो जीएसटीआर 1 में फाइल की जानी है वो B2B अगर बिजनेस है तो बिल वाइज, और B2C अगर बिजनेस है तो एक कंसोलिडेटेड बेसिस पर इसमें आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दी जानी है। आउटवर्ड सप्लाई डिटेल देने के बाद जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया 10 तारीख तक। उसके बाद जो स्टेप 2 है वो स्टेप 2 में हमें जीएसटीआर 2 फॉर्म जनरेट करना होगा, जो 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक में हम कभी भी जनरेट कर सकते हैं। और वो जब जनरेट हम करेंगे तो जिस प्रकार से हमने हमारी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स जीएसटीआर 1 में फाइल की है, उसी प्रकार से हमारे जो सप्लायर्स हैं जिनसे हम माल रेगुलरली परचेज करते हैं, उन लोगों ने भी जीएसटीआर 1 जो 10 तारीख तक फाइल किया होगा उसमें उन्होंने जो हमें सप्लाई की है उसकी डिटेल फाइल कर दी होगी। तो जब 10 तारीख बाद हम हमारा जीएसटीआर 2 रिटर्न जनरेट करेंगे तो उस जीएसटीआर 2 रिटर्न में हमें हमारे द्वारा खरीदे गए माल की डिटेल्स मिल जाएगी। हम जो परचेसेस करेंगे उसकी डिटेल हमें सारी जीएसटीआर 2 जब जनरेट करेंगे तो उसमें मिल जाएगी। जीएसटीआर 2 हमारे पास 4 पार्ट्स में अवेलेबल होगा। पार्ट 1 जो हम परचेसेस करते हैं या परचेसेस करने के बाद उस पर कोई डेबिट क्रेडिट नोट अगर कोई आया है तो उससे संबंधित जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसकी डिटेल हमें पार्ट 1 में अवेलेबल होगी। पार्ट 2 में हमें जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना रिटर्न फाइल करके जो क्रेडिट हमें दी है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट पार्ट बी में मिलेगी। इसी प्रकार से टीडीएस की जो आईटीसी है वो पार्ट सी में दिखेगी और जो टीसीएस की इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो पार्ट डी में देखी जाएगी। तो ये 4 पार्ट में हमें जीएसटीआर 2 जनरेट करना होगा। 15 तारीख तक जीएसटीआर 2 जनरेट करने के बाद हमारे पास जो उपलब्ध रिकॉर्ड है, जो खरीदी बिल है हमारे पास, जो टीडीएस सर्टिफिकेट है, जो टीसीएस सर्टिफिकेट्स हैं, उससे हम जीएसटीआर 2 में जो डाटा जनरेट होकर के आएगा उसको मैच करेंगे। मैच करने के बाद अगर हमें लगता है कि हमारे किसी सप्लायर ने बिल की डिटेल नहीं डाली है या टीडीएस वाले ने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो हम उसको उतना मॉडिफाई कर सकते हैं। जीएसटीआर 2 मॉडिफाई हम जैसे ही करेंगे, मॉडिफाई करने के बाद हम सबमिट कर देंगे तो हमें जो मान लो किसी सप्लायर ने हमारा बिल की एंट्री उसके रिटर्न में नहीं डाली है या उसने अभी तक रिटर्न ही फाइल नहीं किया है, इस परिस्थिति में उसकी आईटीसी हमें नहीं मिलना थी। हम उस जीएसटीआर 2 को जब मॉडिफाई करेंगे तो उसके अंदर हम उस बिल की एंट्री डाल करके और उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें प्रोविजनल बेसिस पे मिलेगी। जैसे ही हमने जीएसटीआर 2 अपलोड किया, फॉर्म जीएसटीआर 1A में जो सप्लायर है जिसने हमारा बिल छोड़ दिया था उसको इंटीमेशन पहुंच जाएगी और उसको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो सप्लायर एक्सेप्ट नहीं करता है जो हम क्लेम कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन आवर परचेसेस, तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो हमें उस टैक्स का भुगतान अगले माह करना होगा। अर्थात हम प्रोविजनल बेसिस पर अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट तो ले सकते हैं, लेकिन बाद में अगर हमारे सप्लायर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो हमें उसका पेमेंट करना होगा। सो इस प्रकार से जीएसटीआर 2 जनरेट किया जाएगा। जीएसटीआर 2 जनरेट करने के बाद हमें 20 तारीख से पहले जीएसटीआर 3 जनरेट करना होगा।
जो स्टेप 3 में है वो 20 तारीख से पहले पहले हमें जीएसटीआर 3 जनरेट करना होगा। जब जीएसटीआर 3 हम जनरेट करेंगे तो वह भी हमें 2 पार्ट्स में मिलेगा। पार्ट ए के तहत जो हमने जीएसटीआर 1 फाइल किया था, जीएसटीआर 1 में जो हमारी टैक्स लायबिलिटी, हमारी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी बनी थी वो, और उसमें से जो जब हमने जीएसटीआर 2 जनरेट करके सबमिट किया तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें मिलनी थी वो माइनस करने के बाद नेक्स्ट टैक्स लायबिलिटी क्या आती है, नेट टैक्स लायबिलिटी जो हमारी बनती है वो पार्ट ए में हमें पता चलेगी जैसे ही हम जीएसटीआर 3 जनरेट करेंगे। और उसके बाद इसका अगर हमें पेमेंट करना है या इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा अवेलेबल है, रिफंड करना है, तो उसकी डिटेल हम पार्ट बी में दे करके इसको सबमिट कर सकते हैं। अगर हमने टैक्स का पेमेंट किया है तो चालान की डिटेल हमें पार्ट बी में भरना होगी। यहां पर एक चीज जो ध्यान रखना लायक वो ये है कि फॉर्म जीएसटीआर 3 जो स्टेप 3 में हम भर रहे हैं उसमें मॉडिफिकेशन की कोई संभावना नहीं है या उसमें चेंजेस करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जो हमने आउटवर्ड सप्लाई दिया है उसकी डिटेल्स हम जीएसटीआर 1 में फाइल कर चुके हैं। जो इनवर्ड सप्लाई है उसको चेक और करेक्ट हम लोग जीएसटीआर 2 फॉर्म जनरेट करके कर चुके हैं। तो जीएसटीआर 3 तो एक प्रकार की समरी है कि हमारा ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी जो हमने सप्लाई किया है उसके ऊपर इतनी है, उसमें से जो हमने सप्लाईज इनपुट ली है, जो परचेस किया है, जो इनवर्ड सप्लाईज है उस पर आईटीसी इतना अवेलेबल है और नेट टैक्स जो है वो इतना हमें पेमेंट करना है। तो यह हमारी एक प्रोसेस थी जो जीएसटीआर रिटर्न से संबंधित प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं अन्य प्रावधान जो हमारे रिटर्न से संबंधित हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेनल्टी संबंधी क्या प्रोविजंस है। पेनल्टी संबंधी प्रोविजंस ये हैं कि अगर हमने एनुअल रिटर्न समय पर नहीं भरा है, जो सामान्य डीलर्स के लिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 31 दिसंबर है, और एनुअल रिटर्न अगर टाइम पर नहीं भरा गया है तो जो पेनल्टी के अमाउंट है दैट इज ₹100 पर डे ऑफ डिफॉल्ट, और इसकी अधिकतम सीमा है 0.25% ऑफ द टोटल टर्नओवर वी हैव शोन। कुल टर्नओवर का 0.25% जो कि बहुत हार्श पेनल्टी है ये लगाई जानी है, लेकिन जो प्रतिदिन पेनल्टी है वो ₹100 है। एनुअल रिटर्न के अलावा कोई और रिटर्न मींस जीएसटीआर 1 से लेकर के जीएसटीआर 8 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 जो 8 रिटर्न्स हैं, ये अगर हमने समय पर नहीं भरे हैं तो इसमें जो पेनल्टी है वो ₹100 पर डे की है, लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट ₹5000 है। इसके साथ ही एक और जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जब जीएसटीआर 1 हम फाइल करेंगे तो उसमें हमें आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल डालनी है। आउटवर्ड सप्लाईज को समझने के उद्देश्य से हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक बिजनेस टू बिजनेसमैन, हमने एज ए होलसेलर किसी दूसरे बिजनेसमैन को माल सप्लाई किया है या सेवाएं दी है। तो B2B कैटेगरी के जो ट्रांजेक्शन्स हैं उन कैटेगरी के ट्रांजेक्शन्स में हमें परचेसर की पूरी डिटेल डालनी होगी। मींस जो परचेसर है, जो हमारा बायर है, जो अदर बिजनेसमैन है जिसे हमने सप्लाई किया है, उसका जीएसटीएन नंबर क्या है, किस बिल से हमने उसे माल बेचा है, बिल की डेट क्या है, उसमें कौन सा माल बेचा है, और यदि आवश्यक है तो उसका HSN कोड, हार्मोनाइज्ड कोड जो है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है उसकी, और उस पर टैक्स कितना लगाया गया और कौन सा टैक्स चार्ज किया गया, मींस IGST है, SGST है या CGST है, कौन सा टैक्स लगाया गया। दूसरी कैटेगरी जो हमारे बिजनेस की है वो बिजनेस टू कंज्यूमर्स। यदि हम सीधे कंज्यूमर्स को माल बेचते हैं उस परिस्थिति में हमें बिल वाइज डिटेल नहीं डालनी है जीएसटीआर 1 में, लेकिन यहां पर एक छोटा सा टर्न है कि यदि हमारे किसी कंज्यूमर ने हमसे कोई माल खरीदा है और वो कंज्यूमर किसी दूसरे स्टेट में अवेलेबल है, से इंदौर से किसी राजस्थान के कंज्यूमर ने अगर कोई माल खरीदा है, तो इस परिस्थिति में यदि बिल की अमाउंट 2,50,000 रुपए से ज्यादा है तो वहां पर हमें फिर परचेसर की सारी डिटेल्स जो है वो जीएसटीआर 1 में डालनी होगी। इसके साथ ही कुछ और प्रोविजन से जो हमें समझना चाहिए, जैसे
हर डीलर को, हर रजिस्टर्ड डीलर को रिटर्न फाइल करना जरूरी है, चाहे रिटर्न पीरियड के अंदर बिजनेस एक्टिविटी कुछ भी ना की गई हो या टैक्स की लायबिलिटी जीरो आ रही हो, रिटर्न फाइल करना जरूरी है। यह रिटर्न फाइल सिर्फ ऑनलाइन किए जा सकते हैं, ऑफलाइन नहीं। अगर हमें ऑफलाइन रिटर्न बनाना है, हम बना सकते हैं यूटिलिटी डाउनलोड करके, उसमें हम डिटेल्स डाल लें, लेकिन जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो वो ऑनलाइन ही सबमिट किया जा सकेगा। मैनुअल सबमिशन का कोई भी स्कोप इसके अंदर नहीं है। इसके अलावा हमें एक बात और ध्यान रखनी होगी कि जो रिटर्न हमें फाइल करना है वो कंटिन्यूअस बेसिस में फाइल करना है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि रिटर्न हमने जो है वो जनवरी 2017 का तो फाइल कर दिया और फरवरी 2017 का नहीं किया, फिर मार्च का करने गए, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें कंटिन्यूअस बेसिस पे, मींस जब तक हम फरवरी माह का रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, मार्च माह का रिटर्न सबमिट नहीं किया जा सकेगा। तो कंटिन्यूअस बेसिस पे हमें फाइल करना है। इसके साथ ही अभी जैसे वैल्यू एडेड टैक्स में हम लोगों को वेट रिटर्न अलग फाइल करना होता है, एंट्री टैक्स रिटर्न अलग फाइल करना होता है, सीएसटी रिटर्न अलग फाइल करना होता है। यहां पर एक कॉमन रिटर्न बनाया गया है, मींस एसजीएसटी हो या सीजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, हमें एक ही रिटर्न में उसको फाइल करना है, सिंगल रिटर्न फाइल करना है। तो कॉमन एक रिटर्न है। अगर हमने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है और रिटर्न फाइल सबमिट कर दिया है, क्योंकि अभी वैल्यू एडेड टैक्स में हम लोग कई बार ऐसा कर देते थे कि डमी चालान की डिटेल 00 करके डाल दी, रिटर्न सबमिट कर दिया, बाद में टैक्स की डिमांड आई, उसका पेमेंट किया। तो अब ऐसा नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि अगर हमने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है और रिटर्न सबमिट कर दिया गया है तो वो रिटर्न वैलिड नहीं होकर के इनवैलिड हो जाएगा। मीन्स जो हमारे फिर परचेसर है, जो कस्टमर्स है, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाएगी और रिटर्न्स को इनवैलिड मान करके पेनल्टी संबंधी जो प्रोविजंस है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि पंजीयन या रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब होगा। अगर कोई नॉर्मल रजिस्टर्ड डीलर है जिसको मंथली रिटर्न फाइल करना है और उसने अगर लगातार 6 महीने तक, यहां पर जो इंपॉर्टेंट दैट इज कंटिन्यूअस 6 मंथ, लगातार 6 महीने तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, या अगर कोई कंपाउंडिंग डीलर है जिसको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है और उसने लगातार 3 क्वार्टर के लिए कोई रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो उसका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। मींस उसको कैंसिलेशन के लिए फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। मॉडल जीएसटी लॉ में जो रेगुलर टैक्स पेयर हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए कंप्लायंस रेटिंग सिस्टम भी बताया गया है। इस कंप्लायंस रेटिंग सिस्टम के थ्रू जो लोग रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं, रिटर्न फाइलर्स हैं, उनको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, कुछ रैंक पॉइंट्स अलॉट किए जाएंगे, और जो इरेगुलर है उन्हें भी रैंक पॉइंट्स अलॉट किए जाएंगे, जिसको कंप्लायंस रेटिंग के नाम से जाना जाएगा। और ये कंप्लायंस रेटिंग में स्कोर अगर एक लेवल से नीचे गया किसी भी डीलर का, तो उसको ब्लैकलिस्ट कर उसका जो नाम है वो डिस्प्ले किया जा सकता है। यहां पर एक और लास्ट महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो ये है कि जीएसटी रिटर्न को रिवाइज करने का कोई भी प्रोविजन मॉडल जीएसटी लॉ में नहीं दिया गया है। मींस अगर हम जीएसटी रिटर्न एक बार भर दिया और उसमें कुछ करेक्शंस चाहते हैं, उसको रिवाइज करना चाहते हैं, तो हम रिवाइज नहीं कर सकते हैं। हम उसको करेक्ट जरूर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। बाद में अगर हमें लगता है कि कोई बिल डालने से छूट गया या कोई एंट्री हो गई तो उसको हम एडिट कर सकते हैं, बाद में रिवाइज नहीं कर सकते। तो जो एडिट हमें करना है उसके लिए भी टाइम लिमिट फ्रीज की गई है, टाइम लिमिट फिक्स की गई है, और वो टाइम लिमिट है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर मंथ के रिटर्न की लास्ट डेट मींस 28 अक्टूबर, या फिर एनुअल रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट 31 दिसंबर, दोनों में जो पहले हो तब तक उस रिटर्न्स को रिवाइज किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं समझता हूं मैंने जीएसटी रिटर्न से संबंधित प्रावधान मातृभाषा में डिटेल में डिस्कस किए हैं। इसके अलावा भी यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई
क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए या किसी प्रकार की डिटेल चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन मेल ID. You can send queries to me. Thanks a lot. Thank you.